अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सीपीसी का सेक्शन 26 रेड विद ऑर्डर 4 इसके साथ हम जो है ना इसको रीड करेंगे। ऑर्डर 4 और ये जो है सेक्शन 26 ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में है कि हम सूट कैसे इंस्टीट्यूट करते हैं कोर्ट में और उसका क्या प्रोसीजर है। फिर आगे 6 जो है ऑर्डर वो प्लीडिंग के बारे में है और 7 जो है वो ऑर्डर प्लेंट के बारे में। इसी तरह से फिर आगे 8 जो है ना वो रिटन स्टेटमेंट के बारे में। रिटन स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी इस लेक्चर में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा जो हमने एक खुला की ड्राफ्ट की थी एप्लीकेशन सूट, तो उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉ के मुताबिक हम इसको कैसे ड्राफ्ट करते हैं और कैसे ड्राफ्ट की जाती है। तो आइए फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 26 जो है ना सीपीसी का वो कहता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट और इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। कोई भी सूट हमने इंस्टीट्यूट करना है तो वो प्लेंट के थ्रू होगा और या फिर उस तरीके से जो कि लॉ में तरीका प्रेस्क्राइब किया गया है। अब इसको ऑर्डर 4 के साथ अगर हम जब देखेंगे, अब अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले ऑर्डर पढ़ें या फिर हम पहले सेक्शंस पढ़ें। आपने इन दोनों को साथ लेके चलना होता है, ठीक है। वो मैं जैसे जैसे आगे लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि सेक्शंस को ऑर्डर के साथ मिला के हम कैसे पढ़ते हैं। तो आज हम सेक्शन 26 देख रहे हैं, उसके साथ ऑर्डर हम 4 देख रहे हैं। 4 ऑर्डर में ये कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, एवरी सूट शैल बी instituted by presenting a plaint to the court or such officer as it appoints in this behalf। और दूसरा है एवरी प्लेंट शैल बी कंप्लाई विद रूल्स कंटेन इन ऑर्डर 6 और 7, ठीक है। अब 5 बीच में वो मिस कर दिया मैंने। ऑर्डर 5 जो है ना वो सम्मन के बारे में, तो वो इससे रेलिवेंट नहीं था इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से, तो उसको हम अलग लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अब 6 और 7 जो है ये प्लेंट के बारे में है, प्लीडिंग के बारे में। 6 प्लीडिंग को और 7 प्लेंट को बताता है, तो इसलिए हमने इन दोनों को इस लेक्चर में देखेंगे। अब आगे कह रहा है कि जी रजिस्टर ऑफ सूट। अब इसमें ये बता दिया गया कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, कोर्ट में प्लेंट पेश की जाएगी। अब तो पेश नहीं की जाती, ऑफिसर जो होता है जहाँ पे मार्क की जाती हैं वहाँ पे जो है हम एप्लीकेशन जाके देते हैं, तो वो आगे कोर्ट में जाके रेलेवेंट कोर्ट के जो है वो हमें बता देते हैं कि हम फिर उस कोर्ट में जाके केस को बहस करते हैं उसकी, ठीक है। अब दूसरा कहता है जी हम डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाके देते, हम उस ऑफिसर जो कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया हम उसको जाके एप्लीकेशन देंगे अपने, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहता है रजिस्टर ऑफ सूट्स, द कोर्ट शैल कॉज द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सूट टू बी एंटर्ड इन द बुक to be kept for the purpose and called the register of civil suits. Such entries shall be numbered in every year according to the order in which the plaints are admitted। अब जैसे ये है, इसमें ये फैमिली हमने खुला सूट किया था। अब इसमें ये नंबर इस तरह जारी किया जाता है और स्लैश 2020 या 21 जो भी ईयर होगा, अगर 1 जनवरी को कोई सूट पहला सूट जो है ना साल का जो है इंस्टीट्यूट हुआ है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2023, ठीक है। तो ये इस तरह से फिर जो है ना आगे नंबर चलते जाते हैं। दूसरा सूट होगा फिर इस तरह 100 200, तो ये इसमें बताया गया है कि जो है ना इसमें नंबर होगा और ऑर्डर होगा इन विच प्लेंट्स आर एडमिटेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, और साथ पर ईयर हर ईयर का जो है ना वो नंबर हर ईयर का लगता जाएगा, और साथ उसमें जो जिस लिहाज से भी जो आ रही है एप्लीकेशन 4 5 6 इस तरह से 2000 आगे 101, तो इसमें जो है ना 4 में ये बताया गया है, 26 और 4 ये बता रहा है। अब आगे प्लीडिंग के बारे में हम देखते हैं कि प्लीडिंग शेल मीन्स द प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। अब प्लीडिंग से मुराद ये होता है इसमें हम प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों शामिल करते हैं। अब प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स नॉट एविडेंस। अब प्लीडिंग में जो है ना हमेशा आपने ना फैक्ट्स डालने होते हैं, अब इसमें एविडेंस नहीं आप डालेंगे, ठीक है।
जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सारे के सारे जो है ना आपने प्लीडिंग में डालने हैं। एवरी प्लीडिंग शेल कंटेन ओनली a statement in a concise form of material facts on which the party pleading relies for this claim of defense, जिससे वो डिफेंस लेना चाह रही है। एज द केस में बी बट नॉट एविडेंस, लेकिन आपने एविडेंस नहीं साथ शो करनी है, साथ इसमें लिखनी, बाई विच दे आर टू प्रूव, इसको प्रूव करना है। एंड शेल व्हेन नेसेसरी बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर्ड कंसेक्टिवली, डेट्स, सम्स एंड नंबर ऑफ। अब इसमें ये बताया गया कि पैराग्राफ में हमने इसको करना है, नंबर देने हैं हमने, कंसेक्टिवली डेट्स हमने लिखनी हैं जो भी हैं, सम एंड नंबर। अब इसमें यही है, अब देखें सबसे पहले क्या पैराग्राफ्स है, नंबर है और डेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने ना इसमें आपको ये देखें, ये नंबर लिखे थे, पैराग्राफ, उसके नंबर, और ये फिर सारे हमने ये डेट्स वगैरह सारी जो है ना वो लिखनी है। और कोई भी डेट में किस डेट को अक्रेंस हुई है, जैसे ये कोई शादी हुई थी 2016 में हुई थी, कुछ जनवरी का महीना था, तो ये सारी वगैरह हम डेट्स वो भी इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है। अब फॉर्म ऑफ प्लीडिंग, द फॉर्म इज अपेंडिक्स इन अपेंडिक्स ए व्हेन एप्लीकेबल and where they are not applicable forms like character and nearly may be shall be used to all pleadings। अब इसके एंड में जो है ना अपेंडिक्स दी गई है CPC के, तो आपने उसके मुताबिक जो है ना प्लीडिंग को तैयार करना होता है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है। अच्छा, उसके बाद है रूल 4। रूल 4 ये कह रहा है कि particulars to be given where necessary in all cases in which the party pleading relies on any misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default or undue influence, and in all other cases in which particulars may be necessary beyond such are exemplified in the form of our said particulars with dates and item if necessary shall be stated in the pleading। अगर आप कोई भी अलेज कर रहे हैं मिसरिप्रेजेंटेशन को, फ्रॉड को, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को, विलफुल डिफ़ॉल्ट को या अनड्यू इन्फ्लुएंस को, के तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है कि ज़बरदस्ती किसी से काम कराना, और अनड्यू इन्फ्लुएंस को, तो इस सूरत में जो है ना फिर आपने साथ फैक्ट्स लिखने हैं, पर्टिकुलर साथ आपने जो है ना वो देने होंगे। ये नहीं है कि सिर्फ आपने कह दिया है कि भाई उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। आपने मटेरियल फैक्ट्स भी जो है ना, डेट और टाइम जो है ना, डेट्स, आइटम्स जो है ना, जो आइटम्स भी हैं कुछ नेसेसरी हैं, अगर डेट्स भी, टाइम भी, इस और सारा कुछ जो है ना आपने मटेरियल फैक्ट्स सारे आपने लिखने हैं इसमें, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कह देना कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, सारा कुछ डेट, टाइम और जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं सारे, वो सारे आप प्लेंट में लिखेंगे। तो रूल 4 जो है ना वो ये कह रहा था। रूल 5 कह रहा है फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट और पर्टिकुलर्स, ए फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द क्लेम और डिफेंस और फर्दर एंड बेटर पर्टिकुलर्स ऑफ एनी स्टेटेड इन एनी प्लीडिंग्स में इन ऑल केसेस ऑर्डर अपॉन सच टर्म्स एज टू कॉस्ट एंड अदरवाइज एज मे बी जस्ट। अब इसमें यह है कि कोई भी अगर शख्स कंसीलमेंट करता है कोई फैक्ट्स की, वो ज़ाहिर नहीं करता और कुछ भी छुपाता है, चीज़ों को छुपाता है, तो दूसरी पार्टी कह देती है कि नहीं इसने एम्बिगुअस फैक्ट्स बयान किए हुए हैं, क्लियर नहीं किए हुए, उसने असली हक़ाइक़ छुपाए हुए हैं। तो फिर कोर्ट कहेगी आप एक बेटर स्टेटमेंट, इसको अमेंड करके आप एक नई जो है ना प्लेंट तैयार करें। तो उसके लिए जो है ना फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट और पर्टिकुलर्स, उसमें सही क्लियर पर्टिकुलर्स लिखें आप, ठीक है। तो ये रूल 5 में ये कह रहा था। और आगे 6 में जो है कहता है कि कंडीशन प्रेसिडेंट, अगर आप कोई भी जो है दो पार्टीज़ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसमें कोई कंडीशन थी कि मैं आपके नाम ज़मीन कर दूंगा, आप मुझे बयाना पहले दे दिया है, दूसरी पार्टी अब जो है वो नहीं उसको दे रही, कब्ज़ा नहीं दे रही, प्लाट उसके नाम नहीं कर रही या घर उसके नाम नहीं कर रही, तो अब जो ए बंदा होगा, ए पार्टी होगा, वो कहेगा मैं तो अपने पार्ट पे सारा परफॉर्म कर रहा हूँ, जितनी भी जो कंडीशन प्रेसिडेंट जो कंडीशन थी, शर्त थी, वो मैं तो पूरी कर रहा हूँ। अब दूसरी पार्टी वो जो है ना उसको पूरा नहीं कर रही, तो ये जो है ना कंडीशन प्रेसिडेंट सिर्फ ये होता है। उसके बाद है डिपार्चर। डिपार्चर ये होता है कि नो प्लीडिंग शैल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट रेज एनी न्यू ग्राउंड of claim or contain any allegations of fact
एलिगेशन ऑफ फैक्ट इनकंसिस्टेंट विद द प्रीवियस प्लीडिंग ऑफ द पार्टी प्लीडिंग द सेम। आपने कुछ भी अगर लिखा हुआ है, फैक्ट लिखे हुए हैं, तो आपने उसी को बेस बना के आगे एविडेंस वगैरह देनी है। न्यू ग्राउंड नहीं उसमें कोई ऐड कर देना आपने। जैसे कि आपने कुछ लिखा कुछ और है, एविडेंस किसी और चीज़ के बारे में, किसी नई चीज़ के बारे में दे रहे हैं। इमेंड आप करवा सकते हैं, इसको इमेंड हम कर सकते हैं, प्लीडिंग को हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो है ना हम नई बिल्कुल चीज़, उसको फैक्ट्स कुछ और लिखा हुआ है और बिल्कुल एविडेंस किसी और चीज़ के बारे में हम देना शुरू कर दें। तो डिपार्चर ये होता है, इस तरह नहीं हम कर सकते। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज एलिज्ड इन एनी प्लीडिंग ए बेयर डिनायल ऑफ द सेम बाय द ऑपोजिट पार्टी shall be construed only as a denial in fact of the express contract alleged or for the matter of facts from which the same may be implied and not a denial of the legality or sufficiency in law of such contract। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई कर रहे हैं, आप कहते हैं जी ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, और प्लेंटिफ उसको प्रूफ कर देता है, वो कहता है जी प्रूफ हो गया, तो फिर आप उसकी लीगैलिटी से डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको जो है ना, अगर आपने बेयर डिनाइल कर दिया है, फिर आपकी लीगैलिटी को जो है ना वो नहीं डिनाई कर सकते। तो अगर जो है आपने एक्सप्रेसली कह दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, आप बाद में फिर उसमें एविडेंस वगैरह भी ला सकते हैं। लेकिन आप बेयर डिनाइल कर दिए तो फिर आप उसकी लीगैलिटी को जो है ना चैलेंज नहीं कर सकते, उसमें डिनाई नहीं कर सकते, उसकी लीगैलिटी को जो है ना डिनाई नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट के। उसके बाद 9 कह रहा है wherever the contents of any documents are material, it shall be sufficient in any pleading to state the effect thereof as briefly as possible without setting out the whole or any part thereof unless the precise words of the documents or any part thereof are material। अब इसमें यह है कि ब्रीफली एज पॉसिबल, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसके सारे के सारे फैक्ट्स जो है ना आपने प्लेंट में नहीं लिख देने, आपने उसमें सिर्फ ब्रीफ लिखने हैं, ब्रीफ पैराग्राफ्स बना के, तो वो आपने सारे इसमें लिख देने हैं। जैसे कि हमने इसमें लिखा था, हम जो प्लेंट है बनाई थी, ड्राफ्ट की थी, इसमें जितने भी जो है ना सारे ये फैक्ट्स लिखे हुए हैं, ये सारे हमने ब्रीफ पैराग्राफ बना के ब्रीफ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। इसमें ये नहीं लिखना कि कब शादी हुई, कहाँ से चली, कुछ दिन ये हुआ, फिर उसके बाद वो चली गई, लड़के चली गई, फिर आ गई, फिर लड़के चली गई, तो ये 2 साल चलता रहा, फिर आ गई, फिर ये हुआ, उसने फलानी ने ये कहा। इसमें कुछ भी नहीं ऐसा लिखना हमने, सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें फैक्ट्स लिखने हैं और ब्रीफ फैक्ट्स लिखने हैं। वो हमारे लिए इसमें बस ये इसमें यही कह रहा है कि जो है ना इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ फैक्ट्स आएंगे। अगर कोई और चीज़ ज़रूरी है, कोई डॉक्यूमेंट, तो वो भी हम साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन पूरी के पूरी जो है ना वर्डिंग हम उसमें नहीं लिख सकते। 10 जो है ना रूल 10 कह रहा है मैलिस नॉलेज एट्सेट्रा वेयर एवर इट इज़ मटीरियल टू एलेज मैलिस फ्रॉडलेंट इंटेंशन नॉलेज और अदर कंडीशन इन माइंड ऑफ पर्सन इट शैल बी सफिशिएंट टू एलेज द सेम एज ए फैक्ट विदाउट सेटिंग आउट द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द सेम एज टू बी रेफर्ड। अगर हमने किसी के मैलिस फ्रॉडलेंट और जो है सारा कुछ जो है ना वो ज़ाहिर करना है, शो करना है, तो हम उसके फैक्ट्स बस लिख देंगे, ये काफ़ी होगा हमारे लिए। तो उसके बाद नोटिस आ गया। रूल 11 कह रहा है कि वेयर एवर इट इज़ मटीरियल टू एलेज नोटिस टू एनी पर्सन ऑफ एनी फैक्ट मैटर और थिंग शैल बी सफिशिएंट टू एलेज सच नोटिस एज ए फैक्ट अनलेस द फॉर्म और द प्रिसाइज टर्म ऑफ द सच नोटिस और द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द नोटिस इज़ टू बी इन्फर्ड आर मटीरियल। मतलब ये आपने किसी को अगर नोटिस भेजा है तो आपने उस नोटिस के जो है ना पूरे के पूरी जो है ना कंटेंट, वो इसमें वही कह रहा है कि पूरे जो है ना कंटेंट जो है ना आपने वो नहीं लिखने, मैटर जो है ना उसमें शैल बी सफिशिएंट, सिर्फ फैक्ट्स लिख देंगे जो है ना आप, बस वही काफ़ी है। नोटिस किया मैंने, उसको नोटिस भेज दिया और उसने रिसीव कर लिया था, तो ये सारा कुछ ये लिख देंगे आप कि मैंने बस नोटिस उसको सर्व कर दिया था। अब ये जो नहीं लिखना कि हमने पूरा का पूरा जो है ना साथ जो है ना उसके मटेरियल फैक्ट्स भी, उसके जो सारे जितने भी कंटेंट्स हैं नोटिस के, वो भी हम प्लेंट में अपना लिख देंगे। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होगा। ठीक है जी, ये रूल 11 कह रहा था। उसके बाद है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कुछ होते हैं ना एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो रिटर्न फॉर्म में होते हैं, कुछ इम्प्लाइड होते हैं जो ज़ुबानी कलामी होते हैं, तो इंटरनेट के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कोई इस तरह से, तो वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट है
तो उससे मुताबिक या एक्सप्रेस जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें से कोई भी आपने बस उनका जो है ना फैक्ट्स लिख देने हैं, तो वही काफ़ी होगा। आपने उसमें कोई भी जो है ना कोई कॉन्ट्रैक्ट की अगर कर भी लिया है तो उसकी कोई डिटेल, कोई डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, कोई डॉक्यूमेंट्स साथ नहीं जो है ना, पूरे डॉक्यूमेंट्स के पूरे जो है ना आपने कंटेंट्स उसमें नहीं लिखना शुरू कर देना है, आपने सिर्फ फैक्ट्स लिख देने हैं, तो वही काफ़ी होगा। उसके बाद प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो 13 रूल कह रहा है कि neither party need in any pleading allege any matter to fact which is law presume in the favor as to which the burden of proof lies upon the other side unless same has been first specially denied। इसका मतलब ये है कि एक शख्स है वो मेंटली सिक है, पागल शख्स है, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो ये तो आपके हक़ में है, तो इसको आपने नहीं प्रूव करना है बैठ जाना कि वो पागल था। तो ये जो है ना, ये जब दूसरी पार्टी जो है ना वो उसको बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना इसका दूसरी पार्टी पे, तो वो प्रूफ करेगी। ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है इसकी प्रूफ करने की, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना इसका दूसरी पार्टी पे आ जाएगा। अब उसके बाद प्लीडिंग टू बी साइन, इसके बाद ये कहा गया कि प्लीडिंग में साइन होने चाहिए। कौन जो साइन करेगा, इसके सबके साइन होंगे, जो सू कर रहा है उसके साइन होंगे, ऑथराइज्ड पर्सन के साइन होंगे, जिसको पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड है, जो वकील केस लड़ रहा है उसके साइन होंगे, प्लेंटिफ के। उसके बाद ये वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स है, इसमें ये देखें वेरिफिकेशन ऑफ ओथ जो है ना, ये वो वाला कह रहा है सेक्शन, ये वेरिफिकेशन वाला जो सेक्शन आ गया, इसमें ये कह रहा है कि वेरिफिकेशन होगी, इसकी वेरिफिकेशन वाला सेक्शन आ गया। कोई वेरिफिकेशन भी डालनी लाजमी है इसमें हमने। और स्ट्राइकिंग आउट जो है ना, इसका ये मतलब होता है कि द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द proceedings order to struck out or amend any matters in any pleadings which may be unnecessary or scandalous or which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial of the suit। अब इसका ये मतलब है कि एक शख्स है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, खुला के केस में, मिसाल में जो हम केस नीचे डिस्कस कर रहे हैं उसी का केस डिस्कस कर लेते हैं। एक औरत खुला लेने के लिए अपने खामन को कहती है कि ये शराब पीता है और ये गलत इसकी आदत हैं, और काफ़ी सारे इस पे इल्ज़ाम लगा देती है उसकी बीवी। तो उसका जो है ना 616 की दरख्वास्त दे सकता है, जो है उसका हस्बैंड जो है वो ऑर्डर 6 और रूल 16 616 की दरख्वास्त देगा कि ये तो मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो लिहाजा इन पॉइंट्स को निकाला जाए, या फिर ये कुरान पाक पे हलफ रख के, हाथ पे रख के कहे कि ये सच कह रही है। तो ये हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं, कोर्ट को कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स निकाले जाएं, ये मेरी इज़्ज़त ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि हर केस में तकरीबन यही बातें कही जा रही होती हैं और लोग इस तरह के होते नहीं हैं, मगर कोई कहता ही नहीं है। लेकिन हम कहना चाहें तो कह सकते हैं 616 से स्ट्राइकिंग ऑफ प्लीडिंग, मतलब हम ये पॉइंट्स निकलवा सकते हैं कि इस पॉइंट्स को निकाले जाएँ। ये स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स था। उसके बाद अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग, हम प्लीडिंग को अमेंड भी कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ भी अमेंड करना चाहें तो हम प्लीडिंग को जो है ना अमेंड कर सकते हैं, उसके लिए हम दरख्वास्त दे सकते हैं, हम प्लीडिंग को अमेंड करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर पर्टिकुलर्स प्लेंट दिखा था, हम देखते हैं इसमें नेम कोर्ट आ गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेजिडेंस आ गया, डिस्क्रिप्शन एंड रेजिडेंस ऑफ, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये नेम ऑफ द कोर्ट आ गया सबसे पहले, डिस्क्रिप्शन ऑफ रेजिडेंस एंड प्लेंटिफ ऑफ डिफेंडेंट का ये सारा आ गया। और उसके बाद जो है प्लेंटिफ डिफेंडेंट माइनर पर्सन मतलब कॉज ऑफ एक्शन आ गया, जुरिस्डिक्शन आ गया, रिलीफ क्लेम्स आ गया। और ये सारा कुछ जो है ना हमने ये पढ़ लिया है कि ये सारा कुछ जो है ना ये इसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने 10, 11 जो है ना, 10 में अगर कोई इसके अलग सेक्शन में इसका अलग लेक्चर पढ़ा हुआ 7, 10 और 11 का। 7, 10 ये होती है रिटर्न ऑफ प्लेंट, अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है तो रिटर्न हो जाएगी प्लेंट, और 11 जो है ना वो रिजेक्शन हो जाएगी। रिजेक्शन किस सूरत में होगी, अंडर वैल्यूड है, अगर कोई प्लेंट जो है ना वो अंडर वैल्यूड है और उसमें फिक्स्ड नहीं थी, और उसके अलावा जो है ना टाइम बार्ड है, विद इन टाइम फिक्स्ड कोर्ट है। ठीक है,
और प्रॉपर्ली इनसफिशिएंट स्टैम्प है, स्टैम्प ड्यूटी जो है ना वो हमने नहीं पे की हुई, तो फिर जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगी प्लेंट। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में यही कहा गया द प्लेंट रिटर्न ऑफ प्लेंट में तक तो ये था ना कि जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोर्ट की पेक्यूनरी या दूसरी टेरिटोरियल, तो हम उसको केस लेके जाएंगे तो फिर वो रिटर्न हो जाएगी। और इसी तरह से अगर जो है टाइम बार्ड है, इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है और अंडर वैल्यूड है कोई भी प्लेंट, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये हम 7, 7, 10, 7, 11 जिसको कहते हैं, तो ये वो वाला है। अब प्रोसीजर ऑफ रिजेक्टिंग प्लेंट वेयर अ प्लेंट इज रिजेक्टेड द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट विद द रीज़न ऑफ सच ऑर्डर। अब कोई रिजेक्ट करनी है किसी जज ने, तो वो फिर उसका जो है ना रिकॉर्ड करेगा ऑर्डर को और रीज़न शो करेगा कि ये हम किस वजह से जो है ना इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था 7, 10, 11 और उसमें पहले वाला जो था वो सारा पर्टिकुलर्स बताया गया इसमें कि कौन कौन से पर्टिकुलर्स होंगे इसमें। तो ये था आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।